नमस्कार, आत्ममंथन के एजुकेशनल सेगमेंट में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं जो टॉपिक लेने वाला हूं वो है शिक्षा व मनोविज्ञान के उद्देश्य। तो आइए समझते हैं शिक्षा व मनोविज्ञान के उद्देश्य। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करना है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों का अधिकतम संभव सहज, स्वाभाविक तथा सर्वांगीण विकास करके उसे समाज का एक उपयोगी नागरिक बनाना है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य भी यही है। शिक्षा मनोविज्ञान के इस उद्देश्य को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम, छात्रों के व्यवहार को अधिक समृद्ध करना तथा द्वितीय, अध्यापकों को अपने शिक्षण में सुधार करने में सहायता प्रदान करना। इन दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं। इसमें 14 पॉइंट्स दिए हुए हैं। 14 पॉइंट्स को हम बारी बारी से समझेंगे, लेकिन पहले हम जो अभी मैंने पढ़ा है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। भाई, शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं? शिक्षा के उद्देश्य होते हैं किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, उसका चहुमुखी विकास करना, उसके अंदर की जितनी भी हो सकती हैं प्रतिभाओं का विकसित करना तथा उसको समाज के उपयोगी बनाना। ठीक है, जब ये काम हो जाएगा तभी शिक्षा का कार्य सफल माना जाएगा। जब कोई व्यक्ति समाज के लिए उपयोगी बन जाता है तभी शिक्षा सफल मानी जाती है। ठीक है, लेकिन शिक्षा का ये जो कार्य है, किसी व्यक्ति को समाज के उपयोगी बनाने का जो कार्य है शिक्षा का, ठीक है, ये कैसे किया जाए? ठीक है, तो इसको आसान बनाने का कार्य कौन करता है? मनोविज्ञान करती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के कार्यों को आसान करती है। यानी भाई, कोई बालक है, ठीक है, उसको शिक्षा कैसे दी जाए, ठीक है, इस बारे में शिक्षा मनोविज्ञान बात करता है। तो इसमें हमने पढ़ा कि भाई पहले छात्रों के व्यवहार को अधिक समृद्ध करना है। ठीक है, फिर अध्यापकों को ये बताना है कि भाई शिक्षण में सुधार कैसे किया जाए। ठीक है, उनको शिक्षा दी कैसे जाए, इस बारे में शिक्षकों को अवगत कराना है। तो ये दो तरीके से हम इसमें देखेंगे। तो पहले छात्रों के विषय में देख लेते हैं कि भाई छात्रों के व्यवहार में कैसे समृद्धि करनी है। तो छात्रों की योग्यताओं, क्षमताओं तथा सामर्थ्य का ज्ञान प्राप्त करना। जब तक शिक्षक बालकों की योग्यताओं और क्षमताओं का ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा तब तक वह नहीं समझ पाएगा कि बालक को कैसे शिक्षा देनी है। छात्रों की रुचियों का ज्ञान प्राप्त करना। छात्रों की रुचियों का ज्ञान प्राप्त करना। छात्रों की रुचि किस में है, इस बारे में हमें पता होना चाहिए। छात्र की रुचि खेलने में है क्या? छात्र की रुचि संगीत में है क्या? छात्र की रुचि नृत्य में है क्या? छात्र की रुचि किसी विशेष सब्जेक्ट में है क्या? जब हम इसका पता लगा लेंगे तभी हम उसके अनुरूप ही उसको शिक्षा दे पाएंगे। छात्रों के विकासात्मक विशेषताओं को ज्ञात करना। भाई, छात्रों की विकासात्मक विशेषता क्या होती है? भाई, जब छात्र विकास करता है तो किसी एक निश्चित क्षेत्र में वो अधिक विकास कर लेता है। ठीक है, तो भाई छात्रों के विकास में उसके विकास में क्या विशेषता उत्पन्न हो रही है, इसको देखना। ठीक है, ये जब हम इसके बारे में उसकी विशेषता के बारे में पता लगा लेंगे तभी हम उसको ठीक से शिक्षा दे पाएंगे। छात्रों के वंशानुक्रम का ज्ञान, छात्रों की अवस्थाओं के अनुरूप उन्हें विकास की ओर अग्रसर करना। छात्रों की अवस्थाओं के अनुरूप उन्हें विकास की ओर अग्रसर करना। भाई, छात्रों की अवस्था क्या है? क्या वो शैशवावस्था में है? ठीक है, अगर वो शैशव अवस्था में है तो उसको परिवार से शिक्षा मिलेगी। ठीक है, अगर वो बाल्य अवस्था में है तो वह स्कूल जाने लगेगा। ठीक है, और घर से बाहर समाज में जाएगा। ठीक है, खेलेगा तो वहाँ से शिक्षाएं, समाज से भी शिक्षाएं प्राप्त करेगा। किशोर अवस्था, ठीक है, किशोर अवस्था होती है। किशोर अवस्था में क्या होता है? किशोर अवस्था में थोड़ा बड़ा हो जाता है, 14, 15, 16 साल का हो जाता है। तो क्या होता है? तो वो कुछ गंभीर विषय के बारे में सोचने लगता है। ठीक है,
तो फिर आती है युवा अवस्था। युवा अवस्था में वह अपने करियर के बारे में सोचने लगता है, ग्रेजुएशन में आ जाता है, इंटर में आ जाता है, तो वो अपने करियर के बारे में सोचने लगता है कि भाई आगे अब क्या करना है, ठीक है। उस हिसाब से उसको शिक्षा प्राप्त करनी होती है। तो इन सारी अवस्थाओं को हमें पहले ध्यान में रखना चाहिए कि भाई छात्र किस अवस्था में है, तभी हम उसको ठीक से शिक्षा दे पाएंगे, ठीक है। छात्रों के वंशानुक्रम का ज्ञान प्राप्त करना, छात्रों के वंशानुक्रम का ज्ञान प्राप्त करना। भाई हम मनोविज्ञान में ये जानते हैं कि बालक को कई चीज़ें अपने पूर्वजों से प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए कि भाई छात्र में एक ऐसी कौन सी विशेषता है कि उसके भाई ज्ञान को बढ़ाने में वो अच्छी हो, ठीक है। जैसे कहते नहीं हैं कि अगर संगीतकार का लड़का संगीतकार का जो बेटा होगा वो संगीतकार बनेगा, उसके अंदर स्किल होगी संगीत जो है गाने बजाने की, ठीक है। एक डॉक्टर का लड़का होता है तो देखा जाता है अमूमन कि वो डॉक्टर ही बनता है, ठीक है। उसके अंदर साइंस को समझने की क्षमता अधिक होती है, बायोलॉजी को समझने की क्षमता अधिक होती है। तो ऐसा वंशानुक्रम जो है उसके अंदर कुछ छात्रों के अंदर योग्यताएं होती हैं, तो उसको भी समझना बहुत अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। तो वंशानुक्रम हो गया। छात्रों के वातावरण का अध्ययन करना। भाई छात्र का वातावरण कैसा है, छात्र जहाँ पढ़ता है, जहाँ या उसका घर जहाँ पे है, उसका वातावरण कोलाहलपूर्ण तो नहीं है। अगर कोलाहलपूर्ण होगा, अगर उसका जो है कोलाहलपूर्ण होगा तो क्या होगा, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा या उसका दिमाग भटक जाएगा। अगर उसके आसपास का वातावरण शांत होगा, उसका वातावरण अगर शांत होगा तो उसका पढ़ाई में मन लगेगा, ठीक है। उसके परिवार का वातावरण कैसा है, ठीक है। कहीं उसके परिवार में झगड़ा तो नहीं होता, कहीं उसके परिवार में जो है क्या कहते हैं उसके माता पिता लड़ते झगड़ते तो नहीं है। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, तो उसका जो है मन खराब रहता है, तो उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता और भी कई चीज़ों में मन नहीं लगता, खेल में मन नहीं लगता, दुखी रहता बच्चा, ठीक है, चिड़चिड़ा हो जाता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होंगी कि छात्र का वातावरण कैसा है, ठीक। अब मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना। भाई मानव जब विकसित होता है तो उसके अंदर अनेक अवस्थाएं जो है कई चीज़ें विकसित होती हैं। जैसे जब बालक शैशवावस्था में होता है, जब शैशवावस्था में होता है तो क्या होता है, वो मूर्त चीज़ों को ही जो है देखता है और समझता है। फिर जब वो बाल्यावस्था में आता है, जब बाल्यावस्था में आता है तो क्या होता है, बाल्यावस्था में वो अमूर्त चीज़ों को भी समझने का प्रयास करने लगता है, ठीक है। और जो है किशोरावस्था में आते आते अमूर्त चीज़ों पर चिंतन मनन करने लगता है, ठीक है। तो इन अवस्थाओं के विषय में भी हमें पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए हमें कि मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं भाई वो किस तरीके से शिक्षाओं को ग्रहण कर सकता है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए शिक्षकों को, ठीक है। तभी हम शिक्षा ठीक से दे पाएंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मानव विकास के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करना। भाई मानव विकास के विभिन्न पक्ष होते हैं तो उनका अध्ययन भी हमें करना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करना। हर व्यक्ति की अलग विशेषता होती है, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, हर व्यक्ति भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। तो हर व्यक्ति की भिन्नताओं का जब हम अध्ययन करेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि किस व्यक्ति के अंदर क्या गुण हैं, ठीक है, उसको शिक्षा क्या देनी है, ठीक। सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन करना। भाई किसी व्यक्ति को सिखाना कैसे है, इस प्रक्रिया का भी अध्ययन हमें करना पड़ेगा, ठीक है। कोई मंदबुद्धि बालक है, अगर कोई मंदबुद्धि बालक है तो उसे कैसे सिखाना है, उसकी सिखाने की प्रक्रिया क्या होगी, तो उसकी प्रक्रिया जो है धीरे धीरे होगी, ठीक, या खेल खेल में सिखाएंगे उसको, ठीक है।
खेल खेल में तो वैसे सभी बच्चे सीख लेते हैं, लेकिन मंदबुद्धि बालक के लिए किस प्रकार सिखाना है, तो और इंटरेस्टिंग खेल लाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन करना चाहिए। ठीक, शिक्षण सिद्धांतों व शिक्षण विधियों का अध्ययन करना। भाई शिक्षण विधियों का अध्ययन करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब तक हम शिक्षण विधियों का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम ठीक से सिखा नहीं पाएंगे। शिक्षण के सिद्धांत और विधियाँ क्या क्या होती हैं, इसके विषय में भी हम आगे क्लास लेंगे तो आपको समझ में आएगा। आगे क्या कहता है, शिक्षण सामग्री तथा अधिगम सामग्री का निर्माण करना। भाई शिक्षण सामग्री का निर्माण करना और शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करना। ठीक है, शिक्षक को जो है अधिगम सामग्री का निर्माण करना आना चाहिए। भाई अगर हमें किसी बालक को सिखाना है तो कैसे सिखाएंगे? अगर मान लीजिए हमें उसको बताना है कि पृथ्वी गोल होती है, ठीक, तो अगर पृथ्वी गोल होती है हमें ये सिखाना है तो हम एक ग्लोब लेकर आएंगे, है ना, एक ग्लोब लेकर आएंगे। ठीक, उस ग्लोब को दिखाएंगे कि भाई देखो पृथ्वी ऐसी होती है, उसमें ऐसे जो है देश वगैरह बने होते हैं। हम ग्लोब को उसके सामने रखेंगे। ठीक, या चार्ट दिखाएंगे, चार्ट के माध्यम से उसको शिक्षा देंगे। ठीक है, तो ये सब शिक्षण सामग्री होती हैं। शिक्षण मतलब सिखाने के एक तरीके होते हैं, कई तरीके होते हैं। मॉडल का प्रयोग करेंगे, है ना, मॉडल का प्रयोग करेंगे, या हम सीधे उस जगह पर लेकर चले जाएंगे अगर जिस चीज़ के बारे में हमें उसे बताना है। जैसे अगर हमें पहाड़ के बारे में बताना है या नदी के बारे में बताना है तो हम उसको नदी के किनारे ले जाएंगे, दिखाएंगे कि भैया देखो नदी ऐसी होती है। तो शिक्षण सामग्री तथा अधिगम सामग्री का निर्माण करना, पाठ्य पुस्तकों को जो है अवेलेबल कराना। ठीक, छात्रों के विशिष्ट व्यवहारों का अध्ययन करना। भाई छात्र के अनेक व्यवहार होते हैं, अनेक तरीके के व्यवहार होते हैं। कुछ उसके व्यवहार ऐसे होते हैं जो पढ़ाई के लिए बाधक होते हैं, कुछ व्यवहार उसके ऐसे होते हैं जो पढ़ाई के लिए जो है बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो उन व्यवहारों का भी हमें अध्ययन कर लेना चाहिए। ठीक, शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करना। शैक्षिक समस्या, भाई किसी छात्र को शिक्षा प्राप्त करने में क्या समस्या आ रही है। ठीक है, जब हम उस समस्या को जान लेंगे तभी हम उसका निदान भी कर पाएंगे। ठीक, तो इसलिए हमें शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन भी कर लेना चाहिए। तो ये थे शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य। आशा है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में देते रहिए, जिससे हम वीडियो को और अच्छा बना सकें और आपके शिक्षण सामग्री को जो है आप तक और अच्छे से पहुंचा सकें। नमस्कार, धन्यवाद।